Welcome back. We are discussing plus 2 biology and today's topic is replication. Replication. While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. तो वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था उसी वक्त उन्होंने इसके रेप्लिकेशन की जो स्कीम थी उसको भी उन्होंने साथ में ही प्रपोज कर दिया था. To quote their original statement that is as follows, it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. तो ये ओरिजिनल पेपर की एक कटिंग है जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा था, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन था उसके बारे में उन्होंने लिखा था पहले ही वहीं पे. The scheme suggested that the two strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strands. तो इस स्कीम के अनुसार क्या है कि जो दोनों स्टैंड है डीएनए के वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक टेम्पलेट के ऊपर नया डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसकी सिंथेसिस होगी. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. तो जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके पश्चात तो प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा. द स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. तो इस प्रकार की स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. सेमी मींस हाफ, कंजर्वेटिव मींस कंजर्व्ड, मींस हाफ द डीएनए रिमेन्स कंजर्व्ड. मींस जो नया डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के बाद उसमें हाफ जो है वो एज सच कंजर्व रहता, मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और एक जो नया है वो सिंथेसाइज होता है. ये देखेंगे यहाँ पर हम, ये डीएनए है ओरिजिनल. जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो ये ब्लू वाला ओरिजिनल स्ट्रैंड है और येलो वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है. मींस हाफ जो है वो कंजर्व रहता है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है. तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तो आइए अब एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं. द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली. इसका प्रूफ ये प्रूव हो चुका है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है. It was shown first of all in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cells. तो सबसे पहले जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो दिया था मेसेल्सन एंड स्टॉहल ने. तो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉहल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द ईयर 1958. ये देखिए, ये मेसेल्सन एंड स्टॉहल का एक्सपेरिमेंट है. क्या किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में? They grew colonies of E. coli for several generations in a culture medium having ammonium chloride with heavy isotope of nitrogen, that is N15. E. coli बैक्टीरिया उन्होंने लिया और E. coli बैक्टीरिया को उन्होंने ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था उसमें हैवी आइसोटोप यूज किया गया. फिर क्या हुआ कि जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे इंक्लूडिंग डीएनए, उन सभी में हैवी नाइट्रोजन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया N15. फिर जब पूरे के पूरे डीएनए में जब पूरे जितने भी कंटेंट थे सही में ये इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद फिर इन्होंने इन बैक्टीरिया को नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड में, मतलब नॉर्मल कल्चर मीडियम में शिफ्ट किया जिसमें ऐसा अमोनियम क्लोराइड यूज किया गया था जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन का उपयोग किया था, दैट इज N14. फिर उसके बाद क्या है, जब फर्दर रेप्लिकेशन हुई उसकी बैक्टीरिया की, रेप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन बनी, उसके बाद फिर रेप्लिकेशन करवाई, फिर नेक्स्ट जनरेशन बनी. फिर जो नेक्स्ट जनरेशन बनती गई उसमें उन्होंने हैवी और नॉर्मल डीएनए का कंपैरिजन किया. हैवी और नॉर्मल डीएनए का कंपैरिजन किस प्रकार कर सकते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक के द्वारा उन्होंने किया यूजिंग सीजियम क्लोराइड. अब यहाँ देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन जो की उन्होंने नॉर्मल, सबसे पहले जो N ओरिजिनल था जिसमें सारे का सारा डीएनए जिसमें हैवी नाइट्रोजन था, तो उसमें एक ही बैंड बना. क्योंकि ये हैवी है इसलिए जो बैंड था ये बेस की तरफ बना. उसके बाद जब एक जनरेशन के बाद उन्होंने इस डीएनए के मिक्सचर की सेंट्रीफ्यूगेशन की तो जो बैंड था वो बीच में बना, इन बिटवीन, मींस इसकी डेंसिटी कम हो गई. अब डेंसिटी कम क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो डॉटर स्ट्रैंड थे, जो नया सिंथेसाइज हुआ डीएनए, उसमें नाइट्रोजन 14 था, नॉर्मल नाइट्रोजन था, तो वो उसका हैवी नहीं है, वो कम है उसका वेट, इसलिए उन्होंने इंटरमीडिएट बैंड बनाया. उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन, तो दूसरी जनरेशन में एक रेप्लिकेशन और होने के बाद जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो
एक तो अभी जो पिछले ये हाइब्रिड स्टैंड बना ये बीच वाला, और 2 नए स्टैंड बने जिनमें नॉर्मल नाइट्रोजन थी। तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन वाले स्टैंड थे ये बिल्कुल लाइट थे, तो ये सबसे ऊपर सेटल डाउन हो गए। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है। इसमें एक स्टैंड जो है वो पेरेंट का आता है और एक नया बनता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ देखेंगे द्वारा। They grew E. coli in medium containing heavy nitrogen. अमोनियम क्लोराइड उसमें डाला उन्होंने जिसमें कि heavy nitrogen यूज की थी। N15 is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generations. The result was that heavy nitrogen was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound. This heavy DNA molecule could be distinguished from normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient. तो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम हैवी डीएनए और नॉर्मल डीएनए को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू मीडियम विद नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड हैविंग नॉर्मल नाइट्रोजन। जनरेशन टाइम जो है ई कोलाई का वो 20 मिनट्स है। 20 मिनट के बाद वो रेप्लिकेट करती है, जनरेट करती है नए बैक्टीरिया। डीएनए वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ईच जनरेशन। The Pieris samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of DNA. Thus, the DNA that was extracted from the culture of one generation after the transfer from N15 to N14 medium means that is after 20 minutes. E. coli divides every 20 minutes. So, जो पहला generation था that had a hybrid or intermediate density. So DNA extracted from the culture after another generation, that is after second generation, means after 40 minutes, that DNA was composed of equal amounts of this hybrid DNA and of like DNA. Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on VCF-HEBA by Taylor and colleagues in the year 1958. The experiments prove that DNA in chromosome also replicate semi-conservatively. तो इस प्रकार से यहाँ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।